बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, बात करेंगे आज सबसे पहले अदलिया की। सियासतदानों में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात तो आम सी बात है, मगर आज हमारा मुल्क तारीख के एक सुनहरे दौर से गुजर रहा है, जहाँ आला अदलिया में इख्तलाफात पहले शिद्दत इख्तियार कर चुके थे और अब न जाने किस तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों ही जगह जजेस की सीनियरिटी को लेकर तनाज़ात जारी हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपनी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया है। तमाम जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को लेकर तशवीश है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एक ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस कैसे बना दिया गया जिसने महज 2 हफ्ते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारे हों। अगर सीनियरिटी के हिसाब से बात की जाए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ही नंबर बनता है। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने का हक रखते थे। आगे बात करेंगे। कल वजीर आजम ने बड़ी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और बहुत से कानूनी उमूर ज़ेर इल्तिवा केसेस पर डिस्कशन की गई है। अब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने फैसला किया है कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और कानूनी उमूर पर उनको एतमाद में लिया जाएगा। वैसे तो ये एक मुस्बत अमल है कि वजीर आजम से मुशावरत के बाद आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने अब अपोजिशन से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। और अपोजिशन तो आप जानते हैं कब से मिलना चाहती है। लेट्स सी ये मुलाकात कोई गुल खिलाएगी, कोई फल खिलाएगी PTI के लिए या निज़ाम अदल के लिए या पाकिस्तान के लिए, टाइम विल टेल। हम ये भी जानते हैं कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक क्या कोई काबीना का फैसला मौजूद था? वकील अजीज़ भंडारी साहब ने जवाब दिया, कौमी असम्बली की करारदादें भी हैं और काबीना का फैसला भी मौजूद है। जस्टिस मंदोखेल बोले, आर्मी एक्ट सेक्शन D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? वकील साहब बोले, ट्रेन चलेगी, सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है किसको नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, क्या ATC भेजे गए मुल्जिमान पर भी फौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम था? वकील साहब बोले, मिलिट्री ट्रायल वालों पर कौन से चार्जेस आए किसी को नहीं पता, ना ही वो रिकॉर्ड पर मौजूद है और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में और आने वाले वक्त में जल्द इस केस का फैसला आएगा। एक और बड़ी खबर है, PTI के लिए अच्छी खबर है। ये 26 नवंबर को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ केस में नामजद 120 कारकुनान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई देने का फैसला सुना दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी आज 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त जमा करवा दी है। पहले भी जमा करवाई थी, नहीं मिली थी। क्या इस बार उनको जलसे की इजाज़त मिलेगी? ये भी वक्त ही बताएगा। आखिर में प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा मुल्क भर में बढ़ते हुए एड्स HIV के केसेस की, उनकी तादाद में होशरुबा इजाफा होने वाले गैर मामूली इजाफे के ऊपर हम बात करेंगे। ख़ास करके सूबा सिंध में ये मरज़ पंजे गाड़ता जा रहा है। गुज़िश्ता साल सिंध भर में HIV एड्स के 2531 केसेस सामने आए, जिसमें 150 केसेस सिर्फ मीरपुर ख़ास में रिकॉर्ड हुए। क़यामा कमेटी बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में हर साल एड्स से 3 लाख अफराद मुतासर होते हैं, जबकि इसके बरक्स आगा खान यूनिवर्सिटी 2024 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2,10,000 अफराद एड्स का शिकार हैं, जबकि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान मुल्क भर में HIV के केसेस में 75% इजाफा हुआ है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एड्स प्रोग्राम ने पाकिस्तान में एड्स की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और वो समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, फिलफौर लेना चाहिए। और यकीनन इससे ज़्यादा अलार्मिंग और सरप्राइजिंग मुझे ये बात जब मैंने पढ़ी कि मीरपुर ख़ास में पिछले 1 साल के दौरान को 150 के करीब बच्चे हैं जिनके अंदर ये मरज़ पाया गया है। वो बच्चे लड़कियों में भी है, लड़कियों में भी है। और वजह ये बताई गई है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं उनको डिस्पोज नहीं किया जाता, रीयूज़ किया जाता है। एक इंसान के अंदर एक इंजेक्शन लगाई जाती है, फिर वो इंजेक्शन दूसरे इंसान में लगाई जाती है, जिससे ये बीमारी फैल रही है। खैर,
अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद एडवोकेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फैसल चौधरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से राना एहसान अफजाल साहब। उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। राना साहब, मैं कुछ वकीलों से बात कर रहा था, तो सर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी गवाही मिलती है, हमें ऐसी नज़ीर मिलती है माजी से कि जब चीफ जस्टिस के सामने अगर प्राइम मिनिस्टर का केस होता था तो प्राइम मिनिस्टर अगर रिक्वेस्ट करता था चीफ जस्टिस से मिलने की तो वो मना कर देते थे। इस वक्त PTI का बयानिया यही है कि हुकूमत ने अदलिया पर अपना कंट्रोल कर लिया है, बेंचेस हों, फैसले हों, हर चीज़ हुकूमत की मर्ज़ी से हो रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस से मिलना, आप इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं और आप इस बयानिए को कैसे देखते हैं कि जिसके सामने केस लगे हुए हैं उनसे नहीं मिलना चाहिए? राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी जो कोई बड़ी रेगुलर बेसिस पे होगी। प्राइम को अपना जो उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस टेक थे, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। और उसके साथ साथ जो है, जो FBI से रिलेटेड केसेस और जुडिशल रिफॉर्म से रिलेटेड जो उनके ख्यालात थे, उनका उन्होंने इजहार किया। बहुत सारी पेंडेंसी FBI की तरफ से है। तो एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस से एक ऑफिशियल मामले पे एक न्यूट्रल मामलात के ऊपर बातचीत करना कोई अनहोनी नहीं है। अब PTI जो है वो ऑब्वियसली उनको आदत थी कि उनको गुड टू सी यू कहा जाए। उनको आदत थी साकिब निसार साहब की, जो बाद में उनके बेटे जो हैं वो PTI के टिकट बांट रहे थे पैसों के एवज। और उनको आदत थी कि पूरी कोई भी गलती खान साहब करें तो चीफ जस्टिस कहें कि उनको पता नहीं चला होगा, या वो भूल गए होंगे, या उनको फैसला हमारा पहुंचा नहीं होगा। तो एक फैसिलिटेशन और एक कह लें कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जहां उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल डाल के जो है वो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ती थी, तो उनको उनका कंसर्न ये है कि अब वो टाइम जो है वो खत्म हो गया है और माहौल अभी नहीं है। तो वो अपनी जो कह लें कि एक तनकीद का वो नजरिए से वो मामला चल रहे। देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी बॉटम में है दुनिया की रैंकिंग में, और हमने रिफॉर्म्स की हैं। हम समझते हैं इन रिफॉर्म्स को आपको टाइम देना चाहिए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग को बेहतर करेंगे, बल्कि ये जो एक तनाज़ा, एक लड़ाई झगड़े का माहौल हर वक्त लगा रहता था कि वजीर आजम की आए दिन छुट्टी, कभी सुओ मोटो लेके कि कबूतर क्यों उड़ा और फलाना क्यों हुआ, और एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत। आपने अभी ये भी देखा कि दुनिया को भी कंसर्न्स हैं कि जिस तरह आपने रिकोडिक के मामलात को ना समझते हुए होल्ड किया, फिर उस पर $6 बिलियन का फाइन हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टील मिल की निज का रोक किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब नया निजाम आया है जुडिशरी में, हमें इसको मौका देना चाहिए कि ये डिलीवर करे। इंशाल्लाह ये डिलीवर करेगा। राइट। चौधरी साहब, आपकी नज़र में जो चीफ जस्टिस साहब का ये बयान है कि वो अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे, मुलाकात करेंगे, खुशाइंद है सर? मेरा ख्याल में सर अपोजिशन को चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब को प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि एक जुडिशल नॉर्म्स होते हैं। जुडिशल नॉर्म्स में जुडिशरी का एक पॉलिटिकल और इंडिपेंडेंट होना और नजर आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात अलहदा से की गई, बार से मुलाकात आज सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में की गई, और कल अगर अपोजिशन जाती है उसको किसी लॉन में मिलेंगे, तो ये जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है या सुप्रीम कोर्ट का जो इदारा है, ये उसके शायान शान नहीं है। मेरा बड़ा एहतराम है या अफरीदी साहब के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात नामुनासिब है किसी भी जज के लिए, और ख़ासकर चीफ जस्टिस के लिए। और चीफ जस्टिस साहब वो गालिबन वाहिद चीफ जस्टिस हैं, पहले चीफ जस्टिस हैं जो कि IMF से मुलाकात के डेलीगेशन से भी उनकी हुकूमत ने मुलाकात कराई है। नॉर्मली जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर का ये काम होता है कि वो एग्जीक्यूटिव के मामलात को डिस्कस करें। और जहाँ तक ये जो इलॉजिकल बातें राना साहब ने की हैं, सब सद एहतराम,
उसका मुंह सिर इसलिए नहीं है सर कि अगर आपने एफबीआर के स्टे मैटर्स को वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस कर लिया है, तो फिर मेरा लिटिगेंट जो कि आम लिटिगेंट है, आम कंपनी है या आम जो है, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी का कोई रूम बचेगा? क्या फिर आप ये ट्रस्ट कर सकेंगे कि उस मीटिंग के बाद अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, क्या ये प्रज्यूम करना कि तमाम स्टे ऑर्डर्स गलत हैं और हुकूमत बिल और एफबीआर के तमाम एक्शन सही हैं, क्या ये दुरुस्त होगा? तो ये एक जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी है, डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फेयर ट्रायल के खिलाफ बातें हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये बातें जो सिर्फ इंसाफ होता हुआ इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नजर हो इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ठीक सर। सो ये जो सूरत हाल है इसको जो है वो मैं जी राणा मुर्शद साहब, एहतराम जी सर। इसको राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कन्वे किया है चीफ जस्टिस को कि दर्जनों साल गुजर जाते हैं और इतने अरबों रुपए का नुकसान जो है वो या तो बिजनेसेस को या गवर्नमेंट के एक्सचेकर को होता है, और इन चीज़ों को अगर एक्सपेडाइट कराया जाए या इन मामलात को देखा जाए, दुनिया में कहीं दर्जनों साल नहीं लग जाते इन चीज़ों को सेटल करने में, क्योंकि हमारी जुडिशरी में इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं, डिलेज हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई कन्वे अचीव करे कि दुनिया पाकिस्तान की मईशत भी जुडिशरी के साथ लिंक्ड है और जुडिशरी की परफॉर्मेंस के साथ पूरा निज़ाम अदल लिंक्ड है, उसको बेहतर किया जाए, तो उससे अगर जो है वो फैसल साहब जो है उनके कोई मामलात अगर पेंडिंग है तो उस पे तो कोई मेरे ख्याल से ना कोई उनके लिए पॉजिटिव बात राइट की, ना राणा साहब। नेगेटिव बात की, राणा साहब, लेट्स मूव बेसिक फॉरवर्ड। बात की। आपने मईशत का जिक्र कर दिया है सर। मैं सोच रहा था मईशत को बाद में डिस्कस करूं, लेकिन आपने कर दिया है तो मेरा दिल चाह रहा है सर। सर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज 208 सरकारी इदारे खसारे में काम कर रहे थे। आईएमएफ ने कहा था कि इनके लिए कुछ करें, इनको ख़त्म कीजिए। आपने कहा हम बिल्कुल करेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगी। पीआईए की निचकारी पे मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं, एडवाइजर्स पे, कंजोर्शियम्स पे, और निचकारी में 10 अरब की बोली आती है, फिर कहते हैं हम दोबारा निचकारी शुरू करेंगे, दोबारा मिलियंस ऑफ डॉलर एडवाइजर्स को जाएंगे। इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है सर, पिछले 2 सालों में सरकारी इदारों का खसारा डबल हो गया है। 881 अरब रुपए नुकसान, 851 बिलियन रुपीस सर। एनएचए सरे फहरिस्त 295 अरब रुपए। क्यों नहीं कुछ कर सकी हुकूमत इनके बारे में? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। बातें तो बहुत की गई थी इलेक्शन से पहले कि हम वो, आईएमएफ का डिक्टेशन, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा। वाई राणा साहब? देखिए, हमने पीआईए की बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल किया और उस बिडिंग के अंदर अगर कुछ डॉलर लगे तो वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे, और वो डॉलर लगे बगैर सर मैं कहूंगा पीआईए की नाकाम बिडिंग का प्रोसेस आपने मुकम्मल किया। हाँ बिल्कुल, देखें 4 दफा नाकाम बिडिंग हुई एयर इंडिया की, और फिर चौथी या 5वीं दफा वो बिड कामयाब हुई। हम नहीं इस 4 दफा हम करेंगे, लेकिन एक जेन्युइन कोशिश हुई, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, लेकिन माहौल नहीं था कि एक कामयाब बिड आती, हम उसको बेहतर करके रीबिडिंग में लेके जा रहे हैं। लेकिन एक प्रोसेस कामयाबी से मुकम्मल हुआ, बिड नहीं आई, मैं इस चीज को एक सेटबैक है, लेकिन हम उसको फिर भी आगे लेके जाएंगे, उस पर रुकेंगे नहीं। जो है बात के डिस्कोस की, डिस्कोस के लिए भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर हायरिंग करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और हम राइट साइजिंग भी की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे हुकूमती इदारों को ख़त्म कर रहे हैं, जो डिवॉल्व नहीं हुए थे उनको डिवॉल्व कर रहे हैं, और ये प्रोसेस भी जारी है। तो इन चीज़ों को टाइम लगता है, और इनमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको नाकामी होगी। तो हम एक ऑनेस्ट एफर्ट कर रहे हैं और उसको पब्लिक आई से भी गुजार रहे हैं। हम उसकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी कराते हैं, पीआईए की भी हमने कराई कि क्या इसका प्राइसिंग मॉडल तो नहीं गलत था, वो प्राइसिंग मॉडल ठीक था। लेकिन अब आप देखें, एक मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन भी वहां मुमकिन होती है जहां इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो वायबल हो। अब हम उस वायबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जहां सूद की शरह 22% हो, महंगाई की शरह 40% हो, वहां कोई इन्वेस्टर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूद की शरह भी सिंगल डिजिट की जोन में जा रहे हैं, महंगाई की शरह भी जो है वो नीचे है, रुपया भी स्टेबल है। तो वो इन्वायरमेंट अब हमें नजर आ रहा है जहां प्राइवेटाइजेशन के एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूट लेके आएंगे। तो हम उस तरफ आमीन। चौधरी साहब, एक आम आदमी सोचता है कि जब आईएमएफ कहता है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया जाता है,
सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दिया जाता है, बिजली महंगी कर दो फौरन हो जाती है, गैस महंगी कर दो फौरन हो जाती है। ये जो सरकारी हाथी हैं, व्हाइट एलिफेंट्स, ये जो सरकारी इदारे खसारे में अरबों रुपए के टैक्स पेयर पे चल रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज करो, बंद करो, वो फौरन से नहीं हो पाते। क्यों चौधरी साहब? उसकी 2-3 वजूहात हैं जिनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। आपने ये नाकाम बिडिंग का तो जिक्र किया और राणा साहब ने एडमिट किया, लेकिन आपने उनकी वजूहात का जिक्र शायद नहीं किया। ये पीआईए की बिडिंग इसलिए नाकाम हुई है कि जिनको आपने खरीदवाना था, जिस कंपनी जिस पार्टी को, आपने उनको कहा कि आप कोयटा की परवाजें रखें, आप इतनी स्कर्दू की रखें, आपने इतने बंदे रखने, इतने नहीं निकाल लें और इस तरह से आपने चलाना है। तो उन्होंने कहा जी फिर आपको चला लें। बात यह है कि ये जो बड़ा प्रोसेस है, ये ना सिर्फ जो हुकूमत ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, तो एयर इंडिया की बात करते हैं तो आप उनके फाइनेंशियल रिजर्व्स और अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स भी देखें। Correct. आपके पास 12 बिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं, ये सारा रोल ओवर है। आपके पास 1% आपके पास है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी 4 दफा करेंगे, 4 दफा अपनी सारी फर्मों को फीस लेके देंगे। एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे टेक्निकल एडवाइजर्स हायर होते हैं, एक्सपर्ट्स हायर होते हैं। जैसे पीआईए होगी तो एविएशन के एक्सपर्ट्स हायर होंगे, अगर ये पावर कंपनियों के होंगे तो पावर सेक्टर से लोग हायर होंगे, उसके फिर टेक्निकल लोग होते हैं, फिर उनके एवेल्युएशंस, मतलब इंजीनियरिंग के लोग होते हैं। तो ये काफी लंबा चौड़ा काम है। बड़े जो बिडर्स हैं उनके भी काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। उसके बाद इतनी नॉन सीरियस बात है कि अब आपने पीआईए की जो कल डॉन में खबर आई है कैनी साहब की, वो देख लें। उसमें उन्होंने ये कहा, जो क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है वो इस वक्त बैक बर्नर पर रख दिया पीआईए को और टॉप शिफ्ट में रख दिया अपना पावर सेक्टर को। अब आप पावर प्लांट्स के ऊपर चले गए हैं और आपने पीआईए को पीछे रख दिया है। ये जो मामलात हैं, इन चीजों को हुकूमत जो है वो रियलाइज नहीं करती। आम आदमी की तो जिंदगी तालाब बिल्कुल दोभर है। आप अपने कैमरामैन टेक्निकल जो इस वक्त लड़के खड़े हुए हैं, उनको पूछिए वो कैसे से गुजारा करते हैं। कितने ले ऑफ्स आपकी इंडस्ट्री में हुए हैं। right. आप नीचे बाजार में चले जाएं, वेंडर से लेके टॉप इस वक्त सिर्फ जो एप्टमा पंजाब के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, जो उनका फिगर आया, वो कहते हैं कि 33% टेक्सटाइल मिल्स पंजाब में बंद हो गई है, जिसका मतलब है कि फैसलाबाद फारिग बिल्कुल वहां पे सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम होता है। मैं एग्री करता हूं चौधरी साहब, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात से, मैं 100% एग्री कर रहा हूं आपकी बात से। लेकिन मुझे ब्रेक पे जाने कहा जा रहा है, पर ब्रेक पे जाने से पहले राणा साहब एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। कल चेयरमैन एफबीआर ने कहा था कि मेड इन ईरान चीजें पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ सर, कोयटा में ईरान बाजार, कराची में ईरान बाजार, पेशावर में ईरान बाजार, आधे मुल्क में ईरानी तेल, फिर ये चेयरमैन एफबीआर ऐसी बातें करते हुए अजीब नहीं लगते सर? देखिए, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है। सर वो कायमा कमेटी बड़ा खजाना का इजलास था और उसके अंदर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो उसके हवाले से वो कह रहे थे कि बॉर्डर से जो है हम लोग मेड इन ईरान चीजें अंदर नहीं आने देते। देखें, ईरान से तो बार्टर ट्रेड का मैकेनिज्म भी बनाया गया है और ईरान से जो है वो जो बॉर्डर्स जो है ट्रेड हो रही है, तो मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की। चौधरी साहब को मालूम है, चौधरी साहब सुने। जी 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 सर, जी सर, चौधरी साहब। बात यह है कि राणा साहब का होमवर्क मुकम्मल नहीं है। भाईजान, ईरान में आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, यूएन की पाबंदियां हैं, इस वजह से सारी स्मगलिंग होके आती है और स्मगलिंग में जो बॉर्डर पे इदारे हैं वो मुलव्वस हैं और आपकी पूरा एक मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट उसमें मुलव्वस है, वो सारे पैसे लेते हैं और पैसे होकर स्मगलिंग होके आती है। जो सारे ईरान बाजार हैं वो स्मगलरों को ठेके हैं और जो है ये सोए पड़े हैं। ये सारे इदारे इन्होंने पीटीआई के पीछे लगाए हुए हैं कि उनको क्रश करें। सर आज तो अडियाला से 6 कैदी भाग निकले हैं चौधरी साहब। मैंने फिर सोचा कि कहीं वो खास कोई खुसूसी पैगाम लेके ना खान का भागे हों, और वो कैसे भाग गए अडियाला से जहां पे इतनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। राणा साहब से पूछे, इनको मैं पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक मुझे लेने दीजिए राणा साहब एंड चौधरी साहब। विद योर व्यूअर्स, लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक और ये गर्मा गर्म गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। राना एहसान साहब, आज जब ये खबर मैंने पढ़ी कि अडियाला जेल से एक कैदी फरार हो गया है, 6 मुलाजमीन को मुअत्तल किया है जेलर साहब ने, और आज ये खबर भी हमने पढ़ी कि पीटीआई के बानी से मिलने जब पीटीआई के लीडरान पहुंचे अडियाला जेल तो उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे तासुर ये मिल रहा है राना साहब के पूरा अडियाला जेल का निजाम लगा हुआ है इमरान खान के ऊपर, और दूसरे कैदियों को आसान मौका मिल गया प्रिजन ब्रेक का, भागने का।
आप कुछ रोशनी डालेंगे एहसान साहब? देखिए मुझे तो ये आप अभी आपसे ये खबर पता चली है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि जो एक कैदी आप कह रहे हैं भाग गया है, उसके बाद फिर वो अपनी सिक्योरिटी चेक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आज शायद इनको मुलाकात का मौका ना मिला हो। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा सिक्योरिटी लैप्स क्यों आया। ये तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब भी भाग सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना आपको हो। लग रहा है खान साहब भागने के मूड में हैं? देखिए खान साहब चिट्ठियां तो लिख रहे हैं धड़ाधड़ के, किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले। उनकी जमात जो है वो अमेरिका जाके बहुत ज्यादा तरले ले रही है मुख्तलिफ कांग्रेसमैन से कि कहीं प्रेशर डले और कोई रिलीफ मिल जाए खान साहब को। रिचर्ड ग्रेनल ने जब ट्वीट्स की तो सारे उछल रहे थे कि बड़ा ये कारनामा अंजाम हो गया है, फिर उसने डिलीट कर दी। तो मेरे ख्याल से पूरी जमात इनका एक ही एजेंडा है कि खान साहब को रिलीज करें। जब इनको सजा हो गई ये अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, क्योंकि असल एजेंडा इनका यही था कि कोई सजा ना होती और रिलीफ मिले। तो सारा फोकस इनका ऐसी चीज़ पे। फैसल चौधरी साहब, क्या वजह थी कि आपको नहीं मिलने दिया गया अपने लीडर से और अपने क्लाइंट से भी? और क्या आपको लगता है कि राणा साहब जो कह रहे हैं कि एक कैदी भाग गया था इसलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को चेक किया जा रहा था, इसीलिए मिलने नहीं दिया गया होगा? आप बताएंगे कुछ इस बारे में? देखिए, खौफ की वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा, और जो अपने दोस्तों से तो 5 महीने से मुलाकात नहीं करवाई गई। खैर, इसमें तो जो कानूनी है रेमेडी वो हम लेंगे। राणा साहब को मैं याद दहानी करा दूं कि भागे इनके लीडर थे मुशर्रफ साहब के दौर में भी डील साइन करके और हाथ से लिख के कि हम इतनी देर में नहीं आएंगे। बिल क्लिंटन से इन्होंने उनके पैर पकड़े और फिर ये वहां से भागे। फिर जनरल बाजवा के लंदन से पैर आके पकड़े और गिरफ्तारी वहां की से थी प्लेटलेट्स आपके कम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, सर पेट्रोल सुन लें, पंप सर मारे सुन थे लें, जब गिरफ्तार सुन किए लें, थे। सुन लें, सुन लंदन लें। से आके गिरफ्तारी दी थी। आपने नॉन बाप ने सीरियस बात की है तो बेटी फिर की आप बेटी जवाब की सुन भी लीजिए। गिरफ्तारी की थी। हाँ, जी मैं जी। कह रहा हूँ, मैं अभी आपको सारी गिरफ्तारियों की भी खबर देता हूँ। आपने ये बात की ना कि खान साहब भागने को हैं, तो मैं आपको फिर याद करवाना चाह रहा हूँ कि प्लेटलेट्स आपके लीडरों के और आपके काम हुए थे, और आपने जहाज पे ऐसे चढ़ के भागे थे कि जैसे 100 मीटर की दौड़ लगी हो, और फिर पूरा खानदान और पूरा टब्बर भी ले गए थे साथ में, मुलाजमीन समेत। तो भागने वाले वो हैं जिनकी तारीख शाहिद है। वो शख्स अडयाला में रह रहा है, तमाम तर जबर, रियासती दहशतगर्दी और फसाइयत के बावजूद। तमाम तर जो वहां पे उनके जात के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी पार्टी लीडरों के ऊपर, उनके घर वालों पे, उनके बच्चों पे, उनकी फीमेल वर्करों पे जो कुछ हुआ, उसके बावजूद वो मुकाबला कर रहा ठीक है ठीक ठीक। उस चौधरी उस, साहब, उस, उस चौधरी चीज साहब, का। चौधरी साहब, लेट्स मूव जी जी। फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। क्या आपको लग रहा है कि वो जो चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो आजादी है ना अदलिया की तलब, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है एग्जेक्टिव का मुकम्मल कब्जा हो चुका है जुडिशरी के ऊपर। ये बेंचेस भी वो खुद बनाते हैं, कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। जजेस जो हैं वो दूसरी कोर्टों से लगा के जो लगाए जाते हैं, आप रिसेंट हिस्ट्री में तो आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मार्शल लॉ दौर में होता है, और खैर अभी भी मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। तो बात यह है कि ये जो जजेस का पिलर टू पोस्ट रन करना, अगर जजेस को खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आपको और मुझे क्या इंसाफ देंगे? वेरी और ट्रू। जजेस की सीनियरिटी का मामला जो है, उसमें ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तो खामोश है इस मामले के ऊपर कि नया ओथ लेना है या नहीं लेना है। थर्ड शेड्यूल में इसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है, अगर किसी जगह पे आइन खामोश होगा तो फिर अदालत को जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके ऊपर रिलाय करना पड़ता है, और वहां से फिर वो इन्फ्रेंस लेके तो ये मामला करना पड़ता है। इसमें अभी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, ठीक। क्योंकि जो इस्लामाबाद में ये कहना कि जी हम मुख्तलिफ पाकिस्तान से जजेस लाए हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के रहायशी नहीं, इसमें सिर्फ एक लोकल जज है, मोहसन अख्तर कैनी साहब। बाकी जहांगीरी साहब भी जो है मानसरे से हैं, सरदार एजाज साहब जो हैं वो पंजाब से हैं, समर रिफा साहब कराची की हैं, और बाप ताहिर साहब जो हैं बलूचिस्तान के थे और उनके हैं, और मियाँ गुल हसन जो है वो केपी के थे, आमिर फारूक साहब भी लाहौर के थे। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों से
लोग वहां पे काम करके गए हैं। इवन हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहबान उसमें बलूचिस्तान के भी हैं और केपी के भी, जो अतर मिनल्ला साहब बिलोंग्स टू केपी। जी हाँ, अनवर ज़हीर जमाली सिंध के, हैदराबाद के हमारे। नहीं, अनवर ज़हीर जमाली साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के नहीं, वो तो आपके कराची सुप्रीम के कोर्ट थे, के तो थे, वहां वो से सुप्रीम कोर्ट के चीफ सुप्रीम जस्टिस कोर्ट रहे क्या थे। है, तो वो सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट। अभी सुप्रीम हाँ, कोर्ट हाई में कोर्ट तो की बात हो रही खैर थोड़ी सी वहां पे भी अब नॉर्मेलिटी ये है कि वहां पे सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो उसके जज बहुत कम है और केपी से जज बहुत ज्यादा हो गए हैं। एनीवेज, वो एक अलग बहस है। तो ये जो इस वक्त जजेस का सुप्रीम कोर्ट में अपनी सीनियरिटी के लिए जाना जो है, मुझे ये मेरे आपको सवाल का जाहिर जवाब दे, करता है। जजों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? सर, यहाँ पे जजेस से नहीं गलती मिलेगा। ये हो गई है कि उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया इलेक्शन फ्रॉड का। उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से ये कसूर हो गया कि रिजर्व सीटों का फैसला दे दिया। तो उसके बाद जो है वो अदलिया का निज़ाम जो है वो कॉन्कर करने पर चले गए। और आज जो है वो जो एग्जेक्टिव है, जी, इंसाफ तो तब मिले ना अगर अदलिया आज़ाद हो। तो मैंने आपसे बिल्कुल पहले ठीक, तो कहा कि आज़ाद बिल्कुल ठीक। अदलिया से आप, जो अदलिया आज़ाद ना हो जिसमें एग्जेक्टिव का कब्जा हो, पॉइंट उससे टेकन, क्या इंसाफ मिलना। पॉइंट टेकन सर। राना साहब, आप थोड़ी इस पर रोशनी डालेंगे? आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजों को इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, इंसाफ की बात नहीं है। जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आइन जो है वो खामोश है जजेस की सीनियरिटी के हवाले से और उसमें कोई स्पेसिफिक्स नहीं है, तो इस चीज की तय होने की जरूरत है। अगर ये चीज तय हो जाए सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लेवल पे, तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। और ये जो पॉलिटिक्स पीटीआई को करने का मौका मिल रहा है कि जी ये फलाना गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर वेग है और उस पर स्पेसिफिक नहीं है, तो इस वजह से तो मैं समझता हूँ कि फिर क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर जो भी चीज अगर सेटल होती है, सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी के मामले को सेटल करती है, तो मेरे ख्याल से फिर इसमें फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दूसरा हाल ये कि पार्लियामेंट इसके ऊपर क्लैरिटी ले आए, क्योंकि पार्लियामेंट का भी काम यही है कि वो लेजिस्लेशन करे और लॉज बनाए, तो वो हल है। वरना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पे क्लैरिटी ले आए। तो बाकी तो देखिए, ओवरऑल राइट। आपने सवाल किया था तो मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो दुनिया में बॉटम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आती है। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पहले बहुत ही जबरदस्त चल रही थी, का भी जिक्र किया, राइट राना साहब, का भी जिक्र किया, गुड का भी जिक्र किया। तो अब अगर रिफॉर्म्स हुई है तो हमें उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। होप फॉर इंशाल्लाह द बेस्ट, चीजें बेहतरी की तरफ ही होप जाएंगी। फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी साहब, राना साहब, फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, एक ब्रेक का यहाँ वक्त आ गया है। अब ब्रेक के बाद जिक्र करूंगा पाकिस्तान की कौमी सेहत का, उस सेहत का जिसके लिए हम जानते हैं कि आदाद शुमार हमें बताते हैं सरकारी कि पाकिस्तान में 8 करोड़ नफसियाती हैं, पाकिस्तान में 4.5 करोड़ शुगर के मरीज़ हैं, ज़ियाबतीस का शिकार हैं, और वो भी हमें याद रखना चाहिए कि 4 करोड़ के करीब भिखारी भी हैं, 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से बाहर भी हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन हमारी नेशनल हेल्थ, हमारी सेहत, कौमी सेहत किस तरफ जारी है? क्योंकि आज जब मैंने खबर पढ़ी कि किस रफ्तार से पाकिस्तान में HIV एड्स के मरीज़ बढ़ रहे हैं, मैं हैरान हो गया। मैं क्या बताऊं आपको, तफसील ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। हमारे मुल्क में बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, हमारी कौमी सेहत खतरे में है, और इस बात का एहसास लगता है हुक्मरानों को नहीं है, क्योंकि वो हंगामी बुनियादों पर इकदाम नहीं किए जा रहे जो करने चाहिए। मैं वेलकम करूंगा, डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से वकार भट्टी साहब, सीनियर साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ग्रेटफुल फॉर योर टाइम भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपकी आज की जो खबर है कि पाकिस्तान में HIV बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, खास तौर पे सिंध में, मैं चाहूंगा पहले इसकी तफसीलात हमारे व्यूअर्स के सामने रखिए भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, HIV जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। जो मेरी खबर है वो सिंध के हवाले से है। सिंध, और अहम तरीन बात उसमें यह है कि सिंध में बच्चों में HIV कम होने के बजाय वो बढ़ता जा रहा है। 2019 में रत्तो डेरों में बच्चों में HIV का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम किए गए और कोशिश की गई कि बच्चों को बचाया जा सके। लेकिन पिछले साल 2024 में सिंध में तकरीबन 3500 अफराद जो हैं वो HIV पॉजिटिव हुए,
उनमें तकरीबन 570 बच्चे थे। Oh my God. और इन 570 बच्चों में से 150 जो हैं वो मीरपुर खास में थे। तो मीरपुर खास जो है अब वो नया लाड़काना बनता जा रहा है। और पिछले मतलब लाड़काना के बाद जो है मीरपुर खास, उसके बाद हैदराबाद, ये दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों में बहुत तेज़ी से HIV फैल रहा है। और आप सोचें कि जब ये बच्चे जो है सारी ज़िंदगी HIV के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो किस तरह जो है वो दूसरे लोगों को भी मुतासिर करेंगे। दूसरी जानिब एक मुझे खदशा ये है कि जो 570 बच्चे इस साल के आए हैं, इस वक्त सिंध में मेरी मालूमात के मुताबिक कोई तकरीबन 4-5 हज़ार बच्चे जो हैं वो HIV पॉजिटिव हैं इस वक्त पूरे सिंध में। तो इनमें से अक्सरियत, मुझे खदशा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे खदशा है कि इनमें से अक्सरियत जो है वो जाँ बहक हो जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेंगे, एडल्टहुड तक नहीं पहुंचेंगे। और दूसरी बढ़ने की वजह, ये नंबर्स जो बढ़ने बच की जाएंगे- वजह, नंबर्स बढ़ने की वजह जी अच्छा, बच्चों में जो HIV बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसको मैं आसान अल्फाज में कहूँगा कि जो सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल है और IV ड्रिप्स का जो है बार बार इस्तेमाल है। हमारे सिंध में क्वैक्स जो हैं, अताई डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनसे गरीब लोग जो हैं देहाती इलाकों में उनसे जो है इलाज करवाते हैं। वो एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक ड्रिप को जो है जिसमें 1000 ml जो है वो लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको 5-6 बच्चों पे वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अताइयों का तरीक़ा वारदात है। और उसके बाद कुछ जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, अस्पताल जो हैं हमारे वो HIV फैलाने का गढ़ बन गए हैं। तो ये जब तक इन मामलात पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये मर्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पहले तो ये मर्ज जो है ये कुछ की पॉपुलेशंस में था, की पॉपुलेशंस वो एक अलग मौजू है, लेकिन अब ये जनरल पॉपुलेशन में फैलता जा रहा है। और सिंध के 4-5 अजला जो हैं ऐसे हैं जिनमें लाड़काना सर फहरिस्त है, फिर उसके साथ कंबर है, उसके साथ जैकबाबाद है, और एक दो आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें जो है ख़ास तौर पे ये जो है जनरल पॉपुलेशन में आम अफराद में फैल गया है। इसी तरह मीरपुर ख़ास में है और हैदराबाद में। तो इस बीमारी के ऊपर जो है वो महकमा सिंध को एक तो ये कि इसके जो कंट्रोल के लिए जो आपने अफसरान बनाए हुए हैं वो बेहतर लगाने पड़ेंगे, ऐसे लोग लगाने पड़ेंगे जिनको थोड़ा सा दर्द दिल हो। एक बड़े अच्छे काज़मी साहब थे, इरशाद काज़मी साहब, वो अच्छे आदमी थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, उनको नामालूम वजूहात की बिना पर हटा दिया गया। मैं सिंध के हुकाम से दरख्वास्त करूंगा कि इरशाद काज़मी साहब को अगर आप चाहते हैं कि सिंध में HIV कंट्रोल हो तो उन्हें वापस लाया जाए। ठीक, अगला सवाल, पाकिस्तान की कौमी सेहत। मुझे याद है थोड़ा वक्त पहले सेनेट के अंदर एक डॉक्यूमेंट पेश किया था हमारे वजारत सेहत ने कि पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग नफ्सियाती हैं। आई वॉजंट सरप्राइज्ड। जिस मुल्क में 4 करोड़ भिखारी हों, 4.5 करोड़ शुगर के मरीज हों, 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हों, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ऐसा चीज़ हो सकता है, नो बिग डील। लेकिन आपकी नज़र में वकार, क्योंकि आप इतने सीनियर रिपोर्टर हैं और हेल्थ के ऊपर आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आप हर चीज़ पे नज़र रखते हैं हेल्थ से जुड़ी, कौमी सेहत पाकिस्तान की आज आप कहाँ देखते हैं, ज़हनी तवाज़ुन आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तानियों का? जदोई साहब देखें, ये बहुत ही बड़ा मौजू है, बहुत लंबा मौजू है। पाकिस्तान में देखें 2 तरह की बीमारियां हैं। एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, लगने वाली बीमारियां, छूत की बीमारियां, मुतादी बीमारियां जो होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज़। उसमें पाकिस्तान जो है वो दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में है जहाँ पर ये बीमारियां बहुत बड़ी तादाद में। पाकिस्तान में पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। पाकिस्तान में पोलियो जो है उसका खात्मा नहीं हो सका, TB जो है उसके केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा वायरल डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो वैक्सीन से रुक सकती हैं लगाने से, वो बढ़ती जा रही हैं। ये तो एक मसला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में NCDs जिनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें सर फहरिस्त जो हैं 2 बीमारियां हैं। पहली तो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, और दूसरी हाइपरटेंशन। ये 2 बीमारियां हैं जिसमें करोड़ों लोग जो हैं इस वक्त मुब्तला हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हार्ट अटैक की शरह जो है वो दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी कि पाकिस्तान में नौजवान या जवान बेवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि मर्द जो हैं अब वो 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, वो मर रहे हैं। पीछे जो उनकी बेवाएं हैं वो 30 से 35 साल की बेवाएं
जो है वो पीछे रह जाती हैं 3-4 बच्चों के साथ, जो कि छोटे बच्चे होते हैं। तो पाकिस्तान में बेवा और यतीम बच्चों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि हार्ट अटैक बढ़ रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रही है। ज़हनी अमराज की आपने बात की, पाकिस्तान में एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ रहे हैं। इसकी एक लंबी डिबेट है ये बीमारियों के फैलने की। बात यह है कि हुकूमत वक्त को एक तो ये कि इसको सीरियस लेना होगा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में जो वजारत सेहत है, वजारत सेहत का वजीर नहीं है। एक साहब हैं, डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर मलिक मुख्तार भरत, वो कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। हर जो वजारत है उसका एक वजीर है, लेकिन वजारत सेहत का कोई वजीर नहीं है। इसी तरीके से एडहॉक बेसिस पे चीज़ें चलाई जा रही हैं। हेल्थ जो है डिवॉल्व सब्जेक्ट है। पंजाब में कुछ जगहों पे अच्छा काम हो रहा है, कुछ जगहों पे सिंध में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा लैक करता है। जाली अद्वियात जो है इस मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो इस वक्त जो है सेहत पे स्पेंडिंग बहुत कम है। सेहत पे जो है वो बहुत कम रकम मुख्तस की जाती है, वजीर है नहीं। लोग जो हैं वो 70% लोग जो हैं पाकिस्तान के वो प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवा रहे हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है वफाकी दारुल हुकूमत में और बाकी जगहों पे बंद हो चुका है। तो केपी में और पंजाब में है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है और वफाकी दारुल हुकूमत में नहीं है। तो सेहत के जतोई साहब मसाइल जो हैं वो 3-4 मिनट में मैं उनका अहाता नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, कीप अप द गुड वर्क वकार भट्टी साहब। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बेहतरीन रिपोर्टिंग की बदौलत शायद हमारे अरबाब इक़्तिदार को एहसास हो जाए कि उनके इकदामात जो अब तक उन्होंने किए हैं वो नाकाफ़ी हैं और उनकी कोताहियाँ क्या क्या हैं। थैंक यू भट्टी साहब आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स वक्त यहाँ तमाम होता है। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे साथ आमीन भी कहिएगा इस दुआ पे, या अल्लाह पाकिस्तान की सेहत को बेहतर फरमा, शिफायाब फरमा और हमारे अंदर जो बीमारियाँ हैं उन्हें ख़त्म फरमा। आमीन, क्योंकि अब उसी में उम्मीद है मुझे। ना उम्मीदी कुफर है। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you on Monday। अल्लाह हाफ़िज़।